नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 94 में। और आज हम इतिहास में प्राचीन भारत इतिहास का क्रम शुरू करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे सबसे पहले हम इतिहास के कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हम इसके टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इतिहास को जानने के जो सोर्सेस हैं उनके बेसिस पे हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे आप किताबों में देखते होंगे, कहीं आपको प्रागैतिहासिक इतिहास मिलता है, आद्य ऐतिहासिक काल मिलता है या ऐतिहासिक काल मिलता है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास होता क्या है? वह इतिहास जिसमें हमको कोई लिखित सोर्स नहीं मिला है, बल्कि वहां के हमको पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उसको हम प्रागैतिहासिक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। फिर ऐसा इतिहास जिसमें हमको कुछ लिटरेरी सोर्सेस यानी लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन उन प्रमाणों को अभी ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखेंगे कि हमको लगभग 400 ऐसे इम्प्रिंट्स मिले हैं जो कि सिंधु घाटी की लैंग्वेज को बताते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग्स को अभी तक समझा नहीं जा सका है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा हिस्ट्री का पीरियड जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस भी है, यानी ऐतिहासिक या लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो इस प्रकार से इन 3 क्राइटेरिया में इतिहास को विभाजित किया जाता है। सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर में टॉपिक आता है उसमें हम बोलते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो ऐसे कौन से एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी जगह के इतिहास को लिखते हैं या जिस पर वो इतिहास बेस्ड होता है। तो इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते बढ़ते आज जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, तो इन सोर्सेस में हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं, फिर देखेंगे कि इसके लिटरेचर वाले सोर्सेस कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनके बेसिस पे हमने ये हिस्ट्री लिखी है, और उसके बाद ऐसे कौन से फॉरेनर हैं, विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए और यहाँ से जाने के बाद अपनी स्मृतियां लिखी, संस्मरण लिखे, और उनके आधार पे हम भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे इस टॉपिक पे एक पूरी समरी, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये वाला अभिलेख कहाँ पर मिलता है, ये वाली पुस्तक किसने लिखी हुई है, ये सिक्के कहाँ से पाए गए हैं। तो अलग अलग वंशों के अनुसार जो क्रम है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम इतिहास के स्रोतों को समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं। और इसके बाद हम इस टॉपिक से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसको कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से समझने के लिए पूरा टाइम दीजिए, पूरे समय तक बढ़िया अच्छे से नोट्स बना के और पढ़िए इसको, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो चलिए हम लोग बैठते हैं सबसे पहले अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस के रूप में। तो इन सोर्सेस को हम मोस्टली 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनको कि आर्कियोलॉजिकल हमारे पास सोर्सेस क्या है। क्वाइंस है, पुरानी मुद्राएं मिलती हैं, स्मारक हैं, अभिलेख हैं, इस तरीके के प्रमाणों से हमको पता चलता है कि अच्छा उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है। दूसरे लिटरेरी यानी साहित्य उस समय के, तो कुछ जैसे हमको धार्मिक साहित्य मिलते हैं और कुछ अन्य प्रकार के साहित्य मिलते हैं। तो इसको हमने 2 क्राइटेरिया में रखा। तो धार्मिक साहित्यों में हम जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं उनको देखते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अन्य साहित्यों में जिस प्रकार से अर्थशास्त्र, कटियम, संगम साहित्य आदि आदि और भी आपको मिलेगा आगे। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं। उसके बाद फिर जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने भी अपनी कुछ अनुभवों के आधार पर अपनी किताबें लिखी, और उन किताबों के आधार पर हमको भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऐसे इतिहास में यात्री जो रहे हैं वो कभी अरब से आए हुए तो अरबी यात्री, चीन से आए चीनी यात्री, यूनान से आए हुए यूनानी यात्री। तो इन सब के रिसोर्सेस के बेसिस पे हमने इंडिया के इतिहास को, भारत के इतिहास को संकलित किया, कलेक्ट किया है। तो हम एक एक करके समझते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख या मोनोस्क्रिप्ट यानी ऐसे चीजें जो किसी जगह पे लिखी गई हों। तो लिखी कहाँ गई होंगी? या तो किसी पाषाण शिला यानी पत्थर की चट्टान पे लिखी गई होगी, किसी खंबे में लिखा गया होगा, किसी ताम्रपत्र यानी तांबे के एक प्लेट में उसमें यदि कुछ लिख दिया गया तो वो भी एक हमारे पास रिसोर्सेस है। किसी दीवारों में, कोई जगह है जहाँ पे कोई भवन बना हो वहाँ की दीवारों पे, या फिर किसी मुद्रा पे ऐसे लिखा हो गया हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अभिलेख हमको अलग अलग सोर्सेस से मिल सकते हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं कि ऐसे कौन सी चीज हमको याद रखनी है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार हिस्ट्री में आता है कि प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो मध्य एशिया तुर्की के पास एक जगह है बोगाज कोई, तो यहाँ पर एक सबसे पुराना अभिलेख मिला है जो कि 14 ईसा पूर्व का है, जिसमें भगवान विष्णु, इंद्र, नाशत्व, वरुण, इन देवताओं के बारे में जानकारी मिली है, जिससे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का तुर्की यानी यूरोप से कनेक्शन मिलता है कि अच्छा वहां तक हमारे देश का विस्तार रहा होगा।
या हमारी संस्कृति का विस्तार रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो भारत में मिलने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरे। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की हैं, जो इस अभिलेख की श्रेणी में आती हैं, जिनके बेसिस पे हमने हड़प्पा या सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी है। उसके बाद तीसरा टॉपिक बनता है कि पढ़े जाने योग्य, यानी मिली तो है लेकिन हमने पढ़ा सबसे पहले किसको है, तो अशोक जो मौर्य शासक है उसके काल में जो एक उसके अभिलेख है मस्की और गुर्जरा, इन 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनको सबसे पहले पढ़ा गया है। ठीक है, तो पढ़े जाने योग्य प्राचीनतम अभिलेख है मौर्य शासकों। तो हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारतीय अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो ये एक हिस्टोरियन थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में जो ब्रिटिश शासन में थे उन्होंने इसको पढ़ने का सबसे पहले जिम्मा लिया, जो कि मस्की और गुर्जरा के अभिलेख थे जो मौर्य शासक के थे। और इसमें जो लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि यानी कैसे होती है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं ना, तो अभी हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। लेकिन आपने उर्दू में लैंग्वेज सुनी होगी, देखी भी होगी, वहाँ पे वो क्या करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से लिखने के पैटर्न के बेसिस पे अलग अलग लिपियां हैं, जिसमें से ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि है जो यूरोप में चलती है। तो इस तरीके से अलग अलग लिपियां हैं। अशोक की जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि में आती है। ये सारे जितने भी हम लोग ने देख लिया, ये वहाँ की शासन व्यवस्था के द्वारा पाए जाने वाले अभिलेख, यानी किसी राजा ने ही लिखवाए होंगे। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा पाया हुआ जो अभिलेख पहला है वो यूनानी राजदूत है, एक यूनान से आया हुआ। यूनान यानी कि आज की डेट में ग्रीस यानी कि यूरोप के इटली के पास में एक देश, जो वहाँ का एक आया हुआ राजदूत था, उसका नाम था हेलियोडोरस। 2nd BC में आया हुआ था ये। और इसने यहाँ पर गरुण स्तंभ यानी जो भी एक कह सकते हैं कि एक भगवान की स्मृति में जो भी उनको लगा होगा, उनकी स्मृति में उन्होंने एक बड़ा सा खंभा गाड़ दिया और उसको ये गरुण देवता यानी जो भागवत से धर्म से संबंधित है गरुण देवता को समर्पित किया। तो ये यहाँ पे आप इसको समझ लें कि ये भागवत धर्म की इंफॉर्मेशन देता है कि अच्छा 2nd BC में भी लोग कहीं ना कहीं से धर्म से जुड़े रहे होंगे। तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा नाम के शहर में है, जिले में है, जिसको पूर्व में ऐतिहासिक नाम उसका होता है बेसनगर। ठीक है, यहाँ से हम उसके अभिलेख को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे प्रमुख अभिलेख जिनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। ऐसे 10 महत्वपूर्ण अभिलेखों को चिन्हित किया है। आप इनको बहुत अच्छे से कितनी भी एफर्ट करके, लेकिन इनको 10 को तो अच्छे से तैयार कर ही लो, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला है गिरनार अभिलेख। गिरनार कहाँ है, गिर के जंगल कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात यानी जूनागढ़ के पास। तो यहाँ पर एक शासक हुए हैं, शक शासक, इसका नाम था रुद्रदामन। पर याद करने के लिए तो गिरनार यानी गिरता क्या है, दामन, किसी का दुपट्टा या आंचल गिर जाता है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं, दामन गिर गया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं। तो प्रयाग कहाँ पर है, आज की डेट में हम देखें तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयाग क्या है, वहां पे 3 नदियों का संगम है। जब नदियां मिलती हैं तो बनता क्या है, समुद्र। ठीक है, तो जब नदियां मिलती हैं जिन जगहों पे, वहां बनता है समुद्र। हालांकि यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, बट फिर भी आपको याद करने की दृष्टि से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि नदियों से मिलकर समुद्र बना है। तो प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है अपने राजा की स्तुति में लिखी गई कोई बात। ठीक है, तो इनका जो एक दरबारी कवि था हरिशेन, उन्होंने अपने राजा की स्मृति में ये बातें लिखी थी जो उनकी खूबी बताती है। नेक्स्ट देखते हैं उदयगिरी अभिलेख। ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही है। वहां से चंद्रगुप्त द्वितीय राजा जो गुप्त वंश का शासक रहा, इसके काल के कुछ अभिलेख मिले हैं। तो जैसे इसको याद करने का तरीका कैसा हो सकता है, चंद्रमा का उदय होता है ना, शाम को चंद्रमा उदित होता है, तो चंद्रमा से आप उदय को कनेक्ट कर लेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट में भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख को याद करने का तरीका ये हो सकता है कि स्कंद गुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, स्कंद यानी इसको आप समझ लो कंदमूल। कंदमूल कहाँ होता है, जमीन के भीतर होता है, तो भीतर से आप भीतरी को कनेक्ट कर लेंगे। बाद देखते हैं एरण अभिलेख। एरण भी जो मध्य प्रदेश में है। एरण और भानु प्रताप को ऐसा कह सकते हैं ना कि भानु प्रताप एक राजपूत राजा के जैसे बातें हो रही, तो एरण यानी रण में गए, युद्ध किया, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एरण अभिलेख की जो खास बात यह है कि भारत में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिला था वो इसी एरण अभिलेख में मिला था कि हाँ, यहाँ पे कोई सती प्रथा टाइप की कोई चीज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो राजा भोज है, जो भोपाल में आप झील देखते हैं, उनसे आप राजा भोज को याद करेंगे। उनका जो शासनकाल था बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ था। उसमें से ग्वालियर में उनके स्मृति में एक प्रशस्ति लिखी गई है, जिसको हम बोलते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। अब आगे देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी को आप ऐसे कनेक्ट कर दें, हाथी क्या खाता है, घास फूस खाता है, तो खरपतवार से इसको कनेक्ट करेंगे। तो हाथी गुम्फा खारवेल शासक था,
जो कि कलिंग का यानी कि उड़ीसा है आज की डेट में, वहां का शासक था खारबेल, जो कि जैन समुदाय से था। अशोक के युद्ध के बारे में इसमें थोड़ी जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं हम नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में ऑब्वियसली, और नासिक में क्या होता है, वहां पे कुंभ होता है। तो कुंभ यानी हमारे धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से संबंधित है, और वहां पे गाय का बहुत ही महत्व है कि कुंभ से गाय को आप कनेक्ट करते हुए गौतमी बलश्री ये जो था ये सातवाहन वंश का शासक था, और इसके काल में ये नासिक अभिलेख मिलता है। फिर और देख लेते हैं हम ऐहोल अभिलेख। चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कर्नाटक में वातापी नाम के स्थान पर वहां पर यह अभिलेख मिलता है। इसको याद करने का जो तरीका है, होल, पुल, पुल में होल, पुल कहाँ होता है, किसी नदी पे होता है, तो आप पुल में होल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐहोल पुलकेशिन से संबंधित है। मंदसौर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक जिला है मंदसौर, वहां का जो शासक था यशोधर्मन। सूर्य की कीर्ति से ही लोगों को यश मिलता है, तो सूरज से यश, इसको आप ऐसे कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेफरेंस पेज में इन सारे 10 अभिलेखों को अनिवार्य रूप से बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आते ही आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं स्मारक। तो स्मारक की श्रेणी में जितने भी भारत में बने हुए मंदिर हैं, इमारतें हैं, स्तंभ तोरण हैं, यानी जो दरवाजे के चौखट में जो तोरण होती है उनके चित्र हैं, उनमें बनी हुई आकृतियां हैं, इनके बेसिस पे भी हम हिस्ट्री को इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे कैसी कलाएं रही होंगी। तो पहली इसमें एक देखते हैं नागर शैली। तो नागर शैली क्या है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की एक अलग प्रकार की शैली होती है, जिसमें गर्भगृह अलग होता है, मंडपम अलग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नागर शैली। और द्रविड़ शैली कैसी होती है, सबसे पहले एक बड़ा सा गेट होगा, गोपुरम जिसको बोलते हैं, उस गेट के प्रवेश द्वार से हम अंदर पहुंचेंगे, फिर हमको बीच में थोड़ा आंगन जैसा खाली एरिया मिलेगा, और वहां पे उसके अंदर हमको मंडप मिलेगा, उसके बाद में फिर हमको गर्भगृह मिलेगा। तो इस प्रकार से मंदिरों के डिजाइन के आधार पे इन शैलियों की संरचना बताई गई है। तीसरी शैली जो है उसको बोलते हैं बेसर शैली। बेसर शैली क्या है, उत्तर और दक्षिण दोनों के सम्मिलित स्वरूप मिले, उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। जैसे दक्षिण भारत की खासियत क्या है, गोपुरम होता है, और उत्तर वालों की मंदिर ये है कि उसमें गर्भगृह प्रमुख होता है। तो जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए वो बेसर शैली मिलेगी, जो कि मध्य भारत के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों की जब खुदाई की गई तो यहाँ से लगभग हमको 5000 वर्ष पूर्व के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनके बेसिस पे हम हिस्ट्री का निर्धारण करते हैं। स्मारक की श्रेणी में जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है वो है अतिरंजी खेड़ा, जहाँ पर 1000 ईसा पूर्व लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे मिले थे, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं लोहे का उपयोग यहाँ पे होता था। आगे देखते हैं अरिकमेडु। ये पुडुचेरी के पास में एक स्थित जगह है, जहां पर रोमन सिक्के मिले, रोम के सिक्के मिले हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ के लोगों का रोम के लोगों के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन रहा होगा। तो यहाँ से जनरली सिक्के मिले हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी व्यापारिक गतिविधि हो रही होगी। तो अरिकमेडु जगह से रोमन सिक्के मिले, इसका कनेक्शन आप याद रखेंगे। अंगकोर वाट, ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि सबसे बड़ा मंदिर ये है अंगकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। और जब कंबोडिया में ऐसा कोई मंदिर है तो ये एक इंप्रेशन देता है कि ये भारत की जो संस्कृति यानी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, इसका विस्तार कभी कंबोडिया तक रहा होगा। तो जो हमको ईस्ट साउथ ईस्ट के कुछ देश मिलते हैं, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में भी हमको हिंदू संस्कृति या हिंदू कल्चर भी मिलता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से इसका विस्तार वहां तक रहा होगा, इसका प्रमाण मिलता है। और देखते हैं मुद्राएं। तो मुद्राओं में सबसे पहले 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो इन्हीं सिक्कों पर ही आधारित है। तो जो सिक्कों में आकृतियां बनी होंगी, राजाओं के नाम दर्शाए गए होंगे, उनके बेसिस पे हमने ये हिस्ट्री को कलेक्ट किया है। प्राचीनतम जो सिक्के मिले उनको हम बोलते हैं आहत सिक्के। आहत यानी जिसको अपन कह सकते हैं ना पंच्ड मार्क, किसी धातु का लिया उसमें एक बड़ा सा ठप्पा मार दिया तो उसको पंच मार्क बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम हिस्ट्री में बोलते हैं करसापण। यहाँ पे कर्षपण लिखा है, करशापण एक्चुअली सही नाम है, ठीक है। और आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड होते हैं। तो ये प्राचीनतम सिक्कों के टाइप हैं, बाद में इनमें नए नए सुधार होते रहे। सिक्कों में सबसे पहले लेख लिखवाने यानी को लिखने की जो परंपरा शुरू हुई ये यवन शासकों ने की थी। तो यवन शासक कौन से थे, जो यूनानी शासक है, जो ग्रीस से आए हुए थे भारत में अपने एक्सपेंशन के दौरान में, और यहाँ पे उन्होंने जो सिक्के चलाए उसमें कुछ ना कुछ अपने लेख लिखे थे। उसके बाद जो सिक्कों का अध्ययन होता है, इसको कई बार ये आया हुआ है कि सिक्कों का इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जी हाँ, न्यूमिस्मेटिक इसके अध्ययन की थ्योरी को कहते हैं। जैसे अलग अलग विज्ञान होते हैं उसी तरीके से सिक्कों का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। अब सिक्कों के आधार पे हमने क्या किया, शासक की प्रकृति यानी राजा किस प्रकार की सोच रखने वाला, उसका राज्य कहाँ से कहाँ तक है, उसकी कला, उसकी साम्राज्य में किस प्रकार की शैलियाँ हैं, और उनके विजय अभियान कौन है, इन सब की जानकारी मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जो समुद्रगुप्त था, इसकी एक सिक्के में ऐसी फोटो बनी हुई है
कि वो वीणा बजा रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि जो राजा रहा होगा उसकी रुचि कहीं ना कहीं म्यूजिक में या संगीत में रही होगी। तो ये सिक्कों से हमको मिलती जानकारी। देखते हैं धार्मिक साहित्य यानी जिसको हम कह सकते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने वैदिक ग्रंथ हमको पता है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं। तो इनके बारे में हम जो अलग से जैसे ही टॉपिक इनका आएगा तो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम केवल एक नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रंथ हैं ये यज्ञीय कर्मकांडों का जानकारी से भरे हुए हैं। यानी कई बार प्रश्न आता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध है, तो यहाँ यज्ञीय कर्मकांडों से। फिर आता है कि आरण्यक ग्रंथ किनको कहते हैं। तो आरण्य का मतलब होता है जंगल। और जंगल में जब ये कोई भी ग्रंथ रचित किए जाएं, एकांत में रचित किए जाएं, और उसका उद्देश्य होता है कि लोगों के अंदर में ज्ञान की भावना पैदा करना, यानी ज्ञान को प्रकट करना के उद्देश्य होता है, तो इनको कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। उपनिषद ग्रंथ, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि उपनिषदों विषय क्या है। तो जी हाँ, दार्शनिक विषय, यानी एक फिलोसॉफिकल उसमें आइडियाज हैं, उसमें फिलोसॉफिकल बातें हैं। तो ऐसे उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं जिनमें दार्शनिक बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मुंडकोपनिषद, जहाँ पे हमने देखा कि सत्यमेव जयते लिया हुआ है, उसी प्रकार से जबालोपनिषद है, उसी प्रकार से अन्य उपनिषद मिलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं वेदांग, तो वेदों के ही अंग हैं। तो वेदों को सही तरीके से समझने के लिए उसके अंग बनाए गए, और ये अंग जो है मुख्य रूप से 6 हैं। सीधा क्वेश्चन कई बार आता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो जी हाँ, 6 है। कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन वेदांग है या नहीं है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और छंद, ये 6 अलग अलग विषय हैं जिनको वेदांग कहा गया है। उसके बाद आते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य में रामायण और महाभारत, ये 2 बड़े महाकाव्य हैं जिनसे हमको भारत में इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद आते हैं पुराण। तो लोमहर्ष नाम के ऋषि है, उनके पुत्र भी हैं, उसमें उग्रश्रावा इसका नाम आता है। कि इन दोनों ने मिलकर 18 पुराणों की रचना की गई है। इन पुराणों में जो है कथाओं के माध्यम से जीवन शैली या सामाजिक स्तर को बताया गया है कि अलग अलग स्तर पे। और उसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ में आपने मनुस्मृति का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में शुरू होता है। ठीक, परिस्थितियों के अनुसार पे अपनी बातें कहीं, जिसको हम कहते हैं स्मृति ग्रंथ, यानी उनकी स्मृति पर आधारित है, ना कि वो किसी तथ्यों पर आधारित है। साहित्य में देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ, जैसे को हम त्रिपिटक कहते हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनको याद करने का आसान तरीका होता है सुविधा। से सु ले लिया, इधर से वी ले लिया, इधर से धा ले लिया, तो सुविधा हो गया। इनसे आप याद कर सकते हैं त्रिपिटकों को। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन की कथाएं, उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। दीपवंश और महावंश, 2 ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के जिनसे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दीपवंश, महावंश, मौर्य वंश, ऐसे 3 को कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। मिलिंद पन्हो, जो नाक्षे नाम का एक व्यक्ति हुए, इन्होंने ये किताब लिखी थी जिसमें एक हिंद यवन शासक थे मिनांडर, उनके बीच में वार्तालाप है, बातचीत है। तो ये एक प्रकार से धार्मिक बातचीत है, जिसके बाद मिनांडर को ये अनुभूति होती है और वो बौद्ध धर्म से दीक्षित होते हैं। यहाँ पे जैन ग्रंथ के बारे में कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम ग्रंथ, और ये है सारे प्राकृत भाषा में। यह इनमें जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं वो भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, ये प्रमुख आते हैं। कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताने वाला एकमात्र ग्रंथ है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। और देख लेते हैं कि धर्म से इतर भी कुछ साहित्य हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र की रचना की इसने की। 4th ईसा पूर्व जो है कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, इसने इसकी रचना की थी और मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया है। दूसरी प्रमुख पुस्तक है मालविकाग्नि मित्रम। तो कालिदास की ये रचना है जिसमें उन्होंने शुंग वंश, जो कि किसके बाद आया था, मौर्य वंश के बाद आया था, उसके जानकारी दी है। उसके बाद एक महाभाष्य लिखा है जो पतंजलि नाम के ऋषि व्यक्ति ने लिखा है, इसमें भी उन्होंने शुंग वंश का वर्णन दिया है। एक महत्वपूर्ण किताब नीति सार, नीति यानी होता है पॉलिसी की समरी, नीति सार, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। तो कामंदक नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लेखक है, जिन्होंने इसकी रचना की, जो कि गुप्त कालीन की जानकारी देती है, गुप्त काल का इतिहास बताती है। मृच्छकटियम, ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है कि इसकी रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो ये एक नाटक है, ठीक है, एक ड्रामा है जिसने उस समय के सोशल स्ट्रक्चर को बताया है। तो इसके रचनाकार हैं शूद्रक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हर्षचरित। ये तो हर्षवर्धन जो राजा था, जो था गुप्त काल के बाद में आता है। इसके दरबारी थे बाणभट्ट, इन्होंने कई किताबें लिखी, उनमें से हर्षचरित जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो उनकी जीवन चरित्र को बताती है। पृथ्वीराज राशो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पृथ्वीराज चौहान राजा जो था, राजपूत शासक, जिसके बाद में गजनबी ने आक्रमण किया था, उनके साथ युद्ध हुआ। तो इनके एक दरबार में व्यक्ति थे चंद्रवर दाई,
इन्होंने इसकी रचना की है, जो राजपूत इतिहास बताती है ये किताब। और देखते हैं उसके बाद राज तरंगिणी, ये एकमात्र ऐसी किताब है जो कश्मीर के इतिहास को व्यवस्थित तरीके से बताती है। इसकी रचना की है कल्हड़ ने, और इसके बारे में फैक्ट आता है कि ये कब लिखी गई, कश्मीर का इतिहास बताने वाली किताब कौन सी है। तो इस तरीके से इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए और देख लेते हैं विदेशी सोर्सेस में। तो विदेशी सोर्सेस में हम देखते हैं तो पहले तो जो यूनानी शासक आए थे, जैसे में इंडिका एक किताब है जो कि मेगास्थनीज नाम के एक व्यक्ति ने लिखी थी। ये कौन था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस कौन था? जो सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर के बाद जो यूनानी शासक था वो सेल्यूकस था, उसका एक राजदूत था, वो भारत में आया था और यहाँ पे वो मौर्य शासन के दरबार में रहा। यहाँ पर उन्होंने एक किताब लिखी। ये किताब आज की डेट में मिलती नहीं है, लेकिन इसके रेफरेंस मिलते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ की हिस्ट्री को समझ सकते हैं। फिर आते हैं चीनी यात्री। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो चीन से आए, उनमें से पहला आता है फायान, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, इसके शासनकाल में आया था। ये भारत में 14 वर्ष रहे। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने अनुभव किया अपने संस्मरण में लिखा है इन्होंने, और उससे हमको भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। हेन शुआंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, जिसका एक और नाम मिलता है युआन चुआंग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 669 समथिंग पे भारत आया था, और ये भारत में 16 वर्षों तक रहा। जब ये भारत से वापस गया तो अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने जो सीखा उसको अपनी किताब की लिखी, जिसका नाम था सी यू की। ये एक प्रकार का उनका संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, जो भी उन्होंने यात्रा की। तो इसमें भी भारत की बहुत सारी जानकारियां इन्होंने शेयर की है। एक और तिब्बती व्यक्ति है, लेखक है, लामा है, या लामा यानी एक प्रकार से उनके धर्मगुरु की उपाधि है। उनका नाम था तारानाथ। इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत काम किया है, और दक्षिण भारत के लिए उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक कंग्योर और तंग्योर। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में हमको साउथ इंडिया की हिस्ट्री पता चलती है। और उसके बाद देखते हैं अरबी यात्री। तो अरबी यात्री में अल बरूनी, जो कि महमूद गजनबी के साथ में भारत में आया था, तो इसने एक किताब लिखी थी तहकीक उल हिंद। तहकीक का मतलब होता है खोजबीन करना, उल हिंद यानी हिंदुस्तान की। ठीक है, तो हिंदुस्तान की खोजबीन करने के बाद जो उसको अनुभव लगा, जो उसने यहाँ पे व्यवस्था देखी, उसकी जानकारी मिलती है। अल बरूनी ने इसको लिखा था। ठीक है, तो ये कुछ हमारे विदेशी सोर्सेस हैं जहाँ से हमको इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को कंपाइल किया है। आइए एक बार इसको पूरा समराइज कर लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, मुद्रा, स्मारक और अभिलेखों के बारे में। हमने पढ़ा साहित्य के बारे में, जिसमें धार्मिक साहित्य भी है और अन्य साहित्य भी हैं जो धर्म से इतर हैं, धर्म से अलग हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था विदेशी साहित्य, जिसमें अरबी, चीनी और यूनानी व्यक्तियों के द्वारा जो भारत के बारे में बताया गया, उसके सोर्सेस हैं। आइए लास्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो भी इसका आंसर आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको प्रश्न के आंसर नहीं बनते, आप वीडियो को फिर से देखिए, पुराने रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको सारे प्रश्न बनेंगे, और ये बनने ही चाहिए यदि आप सफलता की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीन माना जाता है? तो जी हाँ, इनमें से जो है वो आपको पता होगा, मैंने अभी बताया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इनमें से कोई एक आंसर है, आप मुझे बताएंगे। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो इसमें से भी एक आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वो देख लेते हैं, चीनी यात्री जो हेन सांग है, किस भारतीय शासक के काल में भारत यात्रा पर रहा? वो भारत कब आया, किसके काल में आया? तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा वेदांग की श्रेणी में नहीं आता है? तो 6 वेदांग है, हमने बताए थे। इनमें से कौन सा है जो उसका श्रेणी में नहीं आता, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद देख लेते हैं, शुंग वंश पर केंद्रित जो मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? ठीक है, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। आई होप पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो उसको कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी में जुटे रहें और हम आपको पीछे से सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।